नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग आज वर्चुअल माध्यम से भूटान में रूपे कार्ड के दूसरे चरण की परियोजना की शुरुआत करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने आतंकवाद के सभी रूपों और इसे संरक्षण देने की कड़ी निंदा की। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र में 500 बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तर में बदला जाएगा। छठ पर्व श्रद्धा और पारंपरिक भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 की महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता फरवरी 2023 तक स्थगित की। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग आज भूटान में रूपे कार्ड के दूसरे चरण की परियोजना की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग ने पिछले वर्ष अगस्त में श्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान परियोजना के पहले चरण की संयुक्त रूप से शुरुआत की थी। भूटान में रूपे कार्ड्स के पहले चरण के लागू हो जाने से भारत से भूटान जाने वाले व्यक्ति वहां हर जगह एटीएम और पीओएस की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। दूसरे चरण के तहत अब भूटान के कार्ड धारक भारत में रूपे नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सम्मान की भावना पर आधारित विशेष भागीदारी है। भारत और भूटान की साझा सांस्कृतिक धरोहर और दोनों देशों के लोगों के बीच गहन संपर्क से इसे और मजबूती मिली है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के शाह के निमंत्रण पर 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शनिवार और रविवार को होगा। सम्मेलन का विषय है सभी के लिए 21वीं शताब्दी के अवसर जुटाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 2020 में G20 नेताओं की ये दूसरी शिखर बैठक होगी। आगामी G20 शिखर सम्मेलन समावेशी, लचीले और टिकाऊ आधार पर कोविड-19 से मुक्त होने पर केंद्रित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि G20 देशों के नेता इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करेंगे। ये नेता समावेशी, सतत और आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के निर्माण की परिकल्पना भी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। समारोह में लगभग 2600 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक पैनल के 45 मेगावाट क्षमता के संयंत्र तथा जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी दीक्षांत समारोह के अवसर पर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर, परिवर्तनकारी शोध केंद्र और खेल परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी RE-इन्वेस्ट 2020 का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि तीसरे RE-इन्वेस्ट का आयोजन वर्ष 2015 और 2018 के सम्मेलनों के सफल आयोजन के बाद हो रहा है। RE-इन्वेस्ट 2020 2 दिन तक चलेगा और इसमें नवीकरणीय तथा भविष्य की ऊर्जा के विकल्प पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में लगे विनिर्माणकर्ताओं, विकासकर्ता, निवेशक और नवाचार से जुड़ी प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कल भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही।
उन्होंने कहा कि इस्पात, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल डोमेन जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों देश बेहतर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सहयोग की और संभावनाएं हैं। भारत लग्जमबर्ग पार्टनरशिप दोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों की रिकवरी के लिए उपयोगी हो सकती है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ाने का बहुत पोटेंशियल है। स्टील, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डोमेन जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है, किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अंतरिक्ष और वित्तीय क्षेत्र में समझौतों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके देश ने वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने का समर्थन और स्वागत किया है। We have good cooperation on bilateral level, but also on multilateral level. We are stronger when we work together. And so you can count on us, and we supported and welcomed India elections to the UN Security Council for the term 21-22, which is also, I think, a very important success. सम्मेलन में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया। तीसरा समझौता लक्स इनोवेशन और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेट्टेल के साथ भारत लग्जमबर्ग शिखर बैठक पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने और विस्तार करने की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए। उन्होंने लग्जमबर्ग के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठजोड़ में शामिल होने का स्वागत किया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण पहलू पर घनिष्ठ सहयोग तथा समन्वय जारी रखने के एक अवसर के रूप में ये वार्ता हुई। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे को समर्थन देने का संकल्प व्यक्त किया। भारत और यूरोपीय संघ ने सीमा पार आतंकवाद के लिए भाड़े के आतंकवादियों के इस्तेमाल सहित सभी रूपों में आतंकवाद और इसे संरक्षण देने की कड़ी निंदा की। भारत ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में हाल में आतंकी हमलों की निंदा की और मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। यूरोपीय संघ ने 26 नवंबर के मुंबई आतंकवादी हमलों, पठानकोट और पुलवामा के आतंकी हमलों सहित भारत में हुए सभी आतंकवादी हमलों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत सरकार तथा भारत के लोगों के प्रति अपने समर्थन की बात दोहराई। वार्ता में भाग लेने वाले देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की चुनौतियों की समीक्षा की और सभी आतंकवादी गुटों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए 2003 के संघर्ष विराम का सम्मान करने के बार बार के आग्रह के बावजूद पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को भारतीय सेना में प्रवेश कराने के लिए गोलीबारी करती रहती है। आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियार उपलब्ध कराना निरंतर जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के समर्थन के बिना संभव नहीं है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय में संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि गुरु नानक जी की 551वीं जयंती के अवसर पर 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारत से सिखों का जत्था ननकाना साहिब जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के संकट से उबर रही है, लेकिन उन देशों में मंदी के संकेत हैं जहां संक्रमण की दर फिर से बढ़ रही है। G20 देशों के वित्त अधिकारियों और नेताओं की इस सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली बैठकों से पहले जारी की गई रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मंदी से उबरने की असमान स्थिति की बात कही गई है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि इस संकट का गहरा लेकिन अलग अलग असर पड़ सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने G20 देशों से एकजुट होकर तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पर्याप्त टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातिह बेरोल ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों के केंद्र में आ गया है और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रोल मॉडल बन गया है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिदृश्य 2020 रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर वर्चुअल समारोह में श्री बेरोल ने उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाओं की सराहना की, जिनके माध्यम से भारत सरकार ने लाखों लोगों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में सफलता पाई है। इस अवसर पर मुख्य भाषण में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसने कई वैध मुद्दे उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अलग अलग देशों के अनुसार विशिष्ट, समुचित तथा किफायती प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग आज वर्चुअल माध्यम से भूटान में रूपे कार्ड के दूसरे चरण की परियोजना की शुरुआत करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने आतंकवाद के सभी रूपों और इसे संरक्षण देने की कड़ी निंदा की। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र में 500 बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तर में बदला जाएगा। छठ पर्व श्रद्धा और पारंपरिक भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 की महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता फरवरी 2023 तक स्थगित की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र में 500 बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों में बदला जाएगा। ये कार्य इस सप्ताह के अंत तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली में पिछले 3 दिनों के दौरान लगभग 150 आईसीयू बिस्तर जोड़े गए हैं और इनकी मौजूदा क्षमता 3652 हो गई है। इनकी संख्या अभी और बढ़ाई जाएगी। ये उपाय कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के अंतर्गत किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर श्री अमित शाह की समीक्षा बैठक के बाद बुधवार को 28,700 से अधिक आरटी-पीसीआर जांच की गई। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बिस्तरों वाले रेल डिब्बों में उपचार का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के डॉक्टर और अर्ध चिकित्साकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी 75 चिकित्सक और 251 अर्ध चिकित्साकर्मी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए हैं। गृह मंत्रालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो भी दिल्ली की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अपने जिलों में निजी अस्पतालों का सर्वेक्षण करें। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने वाले रोगी नए मरीजों से अधिक हो रहे हैं। उपचाराधीन लोगों की संख्या कुल मामलों के 5% से भी कम है। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 12 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचेत किया है कि कोरोना वायरस के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही महंगी पड़ सकती है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को कोविड की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकारियों ने दिल्ली की सीमा से लगे जिलों में जांच की गतिविधि तेज कर दी है। प्रदेश में दूसरे सबसे ज्यादा सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या वाले शहर मेरठ में घर घर जाकर एक्टिव सर्विलांस की मुहिम शुरू की गई है। 27 दिसंबर तक चलने वाली इस मुहिम के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों के 40 लाख लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की 1400 टीमों को लगाया गया है। एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ पूजा के मद्देनजर विशेष एहतियात बरते जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से छठ पूजा के दौरान घाटों की सफाई को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को छठ पर्व की बधाई देते हुए फिर से अपील की कि वो ये त्योहार अपने घर पर रहकर ही मनाएं और अगर वे घाटों पर जाते हैं तो सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,75,000 के पार हो गई है। प्रदेश में कल भी 887 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब 9,800 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ज्वेलर्स के 30 से ज्यादा कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब प्रशासन संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए यहां बीते 2-3 दिनों में आए ग्राहकों की पहचान में जुट गया है। वहीं भोपाल में संक्रमितों की संख्या एक बार फिर 300 के पार पहुंच गई है। अब सरकार ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से सख्ती से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कम से कम 100 ऐसे लापरवाह लोगों का प्रतिदिन चालान काटने को कहा है। उधर पिछले 24 घंटों में कुल 1,363 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,88,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 14 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या भी 3,129 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड के 5,535 नए रोगियों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 17,63,000 से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि महाराष्ट्र सरकार दिसंबर तक पूरे राज्य में 3,000 नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने जा रही है। महाराष्ट्र का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जल्द ही नए बैचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन और सर्जरी डॉक्टरों को नए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में नियुक्त करेगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विजय कांदेवाड़ द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य में ऐसे 6,300 केंद्र सक्रिय है, जिनकी संख्या 9,000 से अधिक तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक केंद्र में एक डॉक्टर, सहायक नर्स दाई और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे, जो ईएनटी, मातृ एवं शिशु देखभाल, गैर संचारी रोगों की जांच, योग और बुनियादी स्वास्थ्य जांच जैसी 12 आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे। अब जब मेडिकल छात्रों ने स्नातक पदवी प्राप्त कर ली है, तो सरकार यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकेगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़कर 3,02,796 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,303 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 868 में संक्रमण की पुष्टि हुई। तमिलनाडु में कल कोविड-19 के 1,700 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। इनमें से 471 रोगी चेन्नई में सामने आए। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या घटकर 13,907 रह गई है। कोविड रोगियों की संख्या अब कम होकर पिछले 6 जून को दर्ज सक्रिय रोगियों की संख्या के बराबर हो गई है, जो एक अच्छा संकेत है। इसमें उल्लेखनीय है कि जून के आरंभ में संक्रमण और मृत्यु दर के दोगुने होने का समय लगभग 2 सप्ताह था, लेकिन अब ये 200 दिनों से अधिक है। हालांकि महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आंकड़े एक उत्साहजनक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन अन्य उपचार और नए टीकों का प्रयोग भी इस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए आवश्यक है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से रविवार तक पूरी तरह कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, जबकि रात का कर्फ्यू सोमवार से अगले आदेश तक जारी रहेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हाल के दिनों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए ये निर्णय लिया गया है। अहमदाबाद में सप्ताहांत के लिए घोषित निषेधाज्ञा आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी, जबकि सोमवार से रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दवाई और दूध की दुकानें खुली रहेगी। सरकार ने बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों को देखते हुए दूसरे अनेक उपायों की भी घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार कोविड के मरीजों के लिए हाल की 20 एम्बुलेंस की सेवा में और 20 एम्बुलेंस की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अहमदाबाद शहर के लिए 300 अतिरिक्त डॉक्टर और 300 मेडिकल स्टूडेंट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। समूचे असम में स्कूल फिर से खुल गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि ये कक्षाएं कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए लग रही हैं। कक्षाओं में पढ़ाई के साथ ही छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी हैं। विश्व में इस समय कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 5,59,00,000 के पार हो गई है। वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 13,44,000 से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कोविड संक्रमण से यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा।
वर्चुअल माध्यम से भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। देश और विश्व के विभिन्न भागों में छठ पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज शाम श्रद्धालु सूर्य को सांध्य अर्घ्य देंगे। 4 दिन का ये उत्सव कल उगते सूरज को प्रातः अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। छठ पर्व के अवसर पर लोग ऊर्जा के देवता सूर्य की उपासना करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और मां प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परंपरा रही है। बिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोग धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठकर इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। बिहार में सुरक्षित और शांतिपूर्ण छठ पूजा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 से बचाव को लेकर कई छठ घाटों पर 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाए गए हैं। भीड़ के दौरान सभी के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। नदियों के छठ घाटों पर गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बांस बल्लियों से घेरेबंदी कर दी गई है। राज्य भर में विभिन्न घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। छठ पूजा की भव्यता श्रद्धालुओं की असीम आस्था से व्यक्त होती है। प्रकृति और भगवान भास्कर की पूजा में धार्मिक और जात पात के बंधन से ऊपर उठकर समाज के सभी लोग भाग लेते हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने महामारी को ध्यान में रखकर छठ पूजा के अवसर पर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। घाटों पर स्थित पूजा स्थलों में सिर्फ पूजा करने वाले लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। मास्क को पहनने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना भी अनिवार्य होगा। आयोजन समितियों की जिम्मेदारी होगी कि पूजा स्थलों पर अनावश्यक भीड़ जमा न होने पाए। इसके साथ ही पर्व के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। घाटों पर स्थित पूजा स्थलों पर पान, गुटखा आदि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता आज सुबह खराब रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 7 बजे 291 रिकॉर्ड किया गया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में बादल छाए रहेंगे और तापमान 25 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। इस बीच कोलकाता में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। उत्तर की बात करें तो श्रीनगर में तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि लेह में बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद या शाम को सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और मुजफ्फराबाद में तापमान 4 डिग्री और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता स्थगित कर दी है। आईसीसी के बयान में कहा गया है कि विश्व कप का आयोजन नवंबर 2022 में होना था, लेकिन अब ये 9 से 26 फरवरी 2023 के बीच होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। विश्व बाल दिवस आज मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने कहा कि इस वर्ष विश्व बाल दिवस जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। This year we're really focusing a lot on climate change because that is a key theme that young people across the world are talking about. They're talking about the risks,
the action, and they are advocating with governments across the world to take action that is needed. So we have been working very closely with the Parliamentarians Group for Children. We are organizing a climate parliament with children on the 20th under the leadership of the Honorable Vice President, Shri Venkaiah Naidu. We're also expecting our Honorable Minister, Smriti Irani, to be present, and also 30 members of Parliament. और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। प्रियंका, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम करने की खबर को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, जिला विकास परिषद चुनाव में हिंसा फैलाने पाकिस्तान से कश्मीर पहुंचे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी ढेर। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, मुंबई हमलों के षड्यंत्रकारी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 2 और मामलों में 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हांगकांग में नागरिक अधिकारों के हनन के मामले पर अमेरिका सहित 5 देशों ने चीन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। हिन्दुस्तान ने सुविधा शीर्षक से लिखा है, कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए केंद्रीय कोटे से एमबीबीएस बीडीएस की 5 सीटें सुरक्षित होंगी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में 15 दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले, मास्क नहीं तो अब 5 की बजाय 2,000 रुपये देने होंगे। पत्र ने हरियाणा बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट शुरू होने की खबर दी है। बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद शिक्षा मंत्री मेवालाल मंत्री का पद संभालते ही इस्तीफा देने की खबर अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी ने उच्चतम न्यायालय के हवाले से लिखा है, सीबीआई जांच के लिए अब संबंधित राज्य की सहमति जरूरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोते छेरिंग आज वर्चुअल माध्यम से भूटान में रूपे कार्ड के दूसरे चरण की परियोजना की शुरुआत करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने आतंकवाद के सभी रूपों और इसे संरक्षण देने की घोर निंदा की। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में छतरपुर के कोविड देखभाल केंद्र में 500 बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तर में बदला जाएगा। छठ पर्व श्रद्धा और पारंपरिक भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 की महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता फरवरी 2023 तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।